स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। यात्राओं में शुभ स्थान है तीर्थ यात्रा को, और तीर्थ यात्राओं में सर्वोत्तम स्थान मिला हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा को। ये वही मार्ग है महाकाली के तट से जो वहां जाता है। और अब मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे शुभ स्थान पर जो उस यात्रा का लॉन्च पैड, असेंबली पॉइंट, प्रस्थान बिंदु, जो भी कहिए, नारायण आश्रम। अजीब रहस्य है। ऊपर तो कोई मंदिर जैसा या कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे, लेकिन ये पानी तो एकदम आधे में से निकल के आ रहा है और मज़े का आ रहा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों से हमारे पुरखे इसी मार्ग से जाते थे। ये मार्ग तब भी बहुत दुरूह था, आज भी बहुत दुरूह है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व भी है और सामरिक महत्व भी, क्योंकि तीन देशों का ट्राई जंक्शन इसी मार्ग से जुड़ता है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे सुधारने में बिल्कुल लगा हुआ है। ये एक एडवेंचर ही है। इधर से गौरी गंगा नदी जा रही है और महाकाली में मिल रही है, और रास्ता एकदम दुर्गम असली वाला है, बॉर्डर का इलाका। और इससे हम जा रहे हैं नारायण आश्रम। दूरी शायद अभी भी 13 किलोमीटर है, लेकिन कह रहे हैं 2 घंटा भी लग गया तो आश्चर्य नहीं। लेकिन फिर भी पहुंचना, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम तो आधे रास्ते आ चुके हैं। लोग काम कर रहे हैं अभी, जब थोड़ी सड़क ठीक होगी, पत्थर हटेगा तो आगे बढ़ेंगे। नारायण आश्रम रास्ता, नारायण आश्रम मार्ग, एक के बाद हम कितना ऊपर आए हम इस नदी से। इसी पहाड़ पर, अकेले इसी पहाड़ पर चढ़ते हुए चले आए। पूरे 600 मीटर अब तक चढ़ चुके हैं और अभी और चढ़ना है इसी पहाड़ पे। एक दूसरा रास्ता था जिसको हमने लिया नहीं, वो 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन शायद कम स्टीप हो। यहाँ तो रोड की कंडीशन भी वही है, स्टीपनेस तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार एक के ऊपर एक हम चढ़ते चले आ रहे हैं। अब तो पहाड़ की चोटी के करीब आ गए, लेकिन अभी शायद आधा रास्ता हुआ है, पता नहीं कितना हुआ है। गोधूली वेला तो गैया बचिया चल दी घर की ओर। 2000 मीटर की ऊंचाई, छोटी वाली गैया डर के भागी, और आगे भी आ रही हैं। बेचारी गाड़ी बड़ी तो कम देखती हैं। 2100 मीटर की ऊंचाई पर उनको जाना, हमें तंग बिल्कुल नहीं करना, आराम से जाने दीजिए। चलिए, उनको डर ना लगे, बस भागे नहीं। ये भी आ गई, बस हो गया। नारायण आश्रम से थोड़ा सा नीचे सौंसी नाम की जगह से आपके लिए सनसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए बोर्ड कुछ कहता है। 3 किलोमीटर की दूरी अभी भी। अब देखिए ये सूर्यास्त हो चुका, तो अब एकदम सफ़ेद हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये नेपाल का अपी हिमाल, API हिमाल होना चाहिए। अपी हिमाल इस सामने है। सूर्यास्त हो चुका है। ये नेपाल की चोटी है, नेपाल की सबसे पश्चिमी कह लीजिए। 8000 मीटर तो नहीं है, उससे ठीक नीचे। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है नारायण आश्रम। नारायण आश्रम का भोजन कक्ष। मुझे तो यही देख के आश्चर्य हो रहा। आप देखिए जरा सा, खंभा कितना मोटा है, इतना आप कहाँ कौन बनाता है। अभी रात के बज रहे 8, थोड़ी देर में भोजन आने वाला है। और लाइट के नाम पे सोलर लाइट्स हैं, कुछ नेटवर्क ना के बराबर है। टॉर्च का सहारा रहता है। 2750 मीटर की ऊंचाई, लेकिन आनंद बहुत है यहाँ की निरवता के साथ। नारायण आश्रम से नारायण। यह है
अपी हिमाल नेपाल का, और सुबह के हो रहे हैं 6:48। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। और इधर देखिए अपी हिमाल नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब ठीक बगल से गुजर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्री इधर से ही जाते थे, आगे भी जाएंगे। नारायण आश्रम ने अपनी एक वाटिका भी लगा रखी है। यहाँ वन तुलसी, सिलफोड़, अच्छा है ऐसी भी कोई प्रजाति होती है, हाँ, वन तुलसी, ये सब लगे हुए हैं। और मेरा मन तो बार बार अपी हिमाल की ओर ही जा रहा है। देखिए ना उधर कैसा सूर्योदय सा होने लगा है। और इधर वन प्रांतर, इधर कॉटेजेस जिसमें हम रहते हैं। और लीजिए अरुणोदय हो ही गया। हाँ, ये अपी हिमाल के विपरीत दिशा में पर्वत है। कौन से हम सूखा सूखा देख रहे हैं उसमें भी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसको पहचानने वाले ही पहचान सकते हैं। तो नारायण आश्रम की नारायण कथा। नारायण आश्रम के बारे में ये बताना था कि सन 1935 के समय मैसूर स्टेट, तत्कालीन यानी कर्नाटक जिसे आज का कहते हैं, उसके एक इंजीनियर साहब ने आगे चलकर स्वामी शिवानंद से दीक्षा ली। चिन्मय आश्रम के संस्थापक भी उनके सहपाठी रहे। और उन लोगों ने फिर 1935 के आसपास कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की योजना बनाई। और उस क्रम में चूँकि रास्ता तब इधर से ही हुआ करता था, तो यहाँ से होते हुए वो जाने लगे। फिर लौटते समय भी इसी मार्ग से आए। तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यहाँ पे गरीबी बहुत है, विकास है नहीं, ग्रामीण बच्चे हैं, और स्वास्थ्य और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, और शिक्षा की भी नहीं है। और ये भी देखा उन्होंने कि मिशनरीज़ का प्रवेश तब तक हो चुका था। तो उन्हें लगा कि क्यों ना हम भी अपने ही नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि का और धर्म की संरक्षा करें। तो उस क्रम में उन्होंने ये आश्रम बनाया और धीरे धीरे विकास होता गया। इसकी शाखाएं भी हैं, पास में डीडी हाट में है। उन्होंने और भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बापू इंटर कॉलेज नाम से खोला, और फिर चिकित्सा व्यवस्थाएं और बनाई। उनके और शिष्य जुड़ते गए, और स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या रामकृष्ण मिशन से वो डिस्पेंसरी चलाती थी। इस प्रकार ये सब विकसित होता चला गया और आज इस स्थिति में है। और अभी इसके जो दूसरे स्वामी हैं वो बड़ौदा बेस्ड है। वहाँ से लोग हर वर्ष आते हैं, उनके साथ शिष्यगण, और वेदांत की शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम वेदांत का होता है। अभी सप्ताह भर का होता है, पहले 15 दिन तक का होता था। इस परिसर में ये कक्षाएं चलती हैं। 40 से 50 लोगों का बैच होता है, और इसमें गीता से लेकर ब्रह्म सूत्र तक का प्रवचन होता है। आश्रम के किचन का नाम है, रसोई का नाम है श्री अन्नपूर्णालय। यहीं पे अब इस समय तो अतिथि के रूप में मैं ही हूँ और मेरे चालक महोदय, अन्यथा 10 लोग करीब और रहते हैं जो केयर टेकिंग करते हैं। क्योंकि सत्र तो शिक्षण सत्र यहाँ पर अब अप्रैल में ही शुरू होंगे, आफ्टर स्नोफॉल एंड्स। तो ये है किचन, ये डाइनिंग रूम, इधर पहले ही बैठे थे हम। देखिए हल्की हल्की अरुणोदय शुरू हो चुका है हमारे पास। आश्रम का परंपरागत ढंग का किचन। मुझे मिलेगी चाय, दौरा यानी लकड़ी दौरा बोलते हैं, उसे जला के बनता है सब कुछ। और ये कच्ची फर्श है मिट्टी का। प्रसन्नता होती कि अभी भी आश्रम और आश्रम का स्वरूप बना हुआ है, बचा हुआ है। वरना हर जगह आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएं तो आश्रम के नाम पे अब एकदम आलीशान होटल ही मिलते हैं।
अच्छा, कोई बिल्ली भी बोल रही है पीछे से, बैकग्राउंड में अंधेरे में देख नहीं पा रहे हैं हम, आ रही आवाज़ उसकी। सीज़न जब चलता है तो डाइनिंग प्लेस इधर रखा है, और इधर देखिए क्या है, मेरे ख्याल से फायर प्लेस भी है। फायर प्लेस यही है, अच्छा नहीं ये भोजनालय है, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ दे गया, भोजन भी बन रहा है, कमरा भी गर्म हो गया, ये अच्छा लगा। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ आपने मज़ेदार बात लिखी है कि 1 दिसंबर से बंद हो जाता है, लेकिन चूंकि मुझे दर्शन करना था इसलिए खुला था, अभी 7 दिन और खुला रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है नारायण भगवान। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आ गए मैं एकदम है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देवी च पार्वती। यही मंत्र का हम लोग पाठ करते हैं, और वैदिक मंत्र यहाँ पे है, ये भगवत गीता का ही है। अच्छा जी, अब देखिए इधर बन गया पोहा, हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैंने आपको रसोई के भीतर का दृश्य दिखाया था, और वहाँ से बहुत पतली सी चिमनी थी, लेकिन बाहर से चिमनी का दृश्य ऐसा होता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। 4 छोटे छोटे छेद बने हैं और उनमें से निकल रहा है। हम लोग तो एक लंबी ऊंची चिमनी के अभ्यस्त हैं ना, जो ऊपर से भले थोड़ी शेडेड हो उससे निकलता है, लेकिन यहाँ अलग तरीके की चिमनी है। इसी तरह यहाँ पर भी चिमनी है, हो सकता है ये फायर प्लेस हो किचन का। किचन में बार बार कह रहा हूँ, अन्नपूर्णालय का सही शब्द तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ वो सही है लिखा। और ये है वो टिपिकल सूर्योदय जिसे हमने बचपन से अपने ड्राइंग की कॉपी में बनाया, पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूरज, है ना तेज चांद। और ये है वो अपी हिमाल, जिस पे अब शायद 1-2 घंटे बाद से सूरज की किरणें पड़ना शुरू होंगी। इस पश्चिमी हिस्से पे ये है मंदिर परिसर। स्वामी तद्रूपानंद जी इसमें बैठकर ध्यान किया करते थे। इसके अंदर बताया जाता और कुछ नहीं है, बस ध्यान कक्ष है, इसमें और कुछ होने का प्रश्न नहीं है। बंद है ये, शायद खुले तो देख सकूं, अन्यथा शायद अलाउड ना हो। ऊपर से देखना, ऊपर के कक्ष में हो सकता है ध्यान कक्ष रहा हो। और यहाँ पर लिखा हुआ एक प्लेट पे स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती। ये इधर एक चीज़ और दिख रही है मुझे, पीछे चिड़िया की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। ये विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन बताने का उपकरण है, इसके साथ एंटीना भी लगा हुआ है, तो हो सकता है ये आंकड़े कहीं पे ट्रांसमिट होते हों। यहाँ पे और भी देखा हमने एक वायरलेस जैसी चीज़, ये केंद्र है, किसका है ये, मतलब कोई वो टेलीकॉम टावर तो है नहीं, और यहाँ पे कोई टावर कोई नेटवर्क, भारतीय नेटवर्क आ भी नहीं रहा है, नेपाली नेटवर्क आ रहा है उस पार से। और पिछले 12 घंटे से मैं नेटवर्क से तो अलग हूँ, अच्छा भी है एक सीमा तक। और तो ये शायद ट्रांसमिट करता हो डेटा। देखिए ये विंड अपने आप ही घूम गया, क्योंकि विंड की डायरेक्शन घूमी है, जिधर मुंह है इसका पंखा उधर की ओर हवा बह रही है, और जिधर पीछे यंग लिखा हुआ है उधर से आ रही है। और पंखा जितनी तेज़ घूमेगा उससे विंड की स्पीड पता चलती है। ये सब तो मैंने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ लिया था, आपको भी ज्ञान दे दिया, लेकिन बाकी एंटीना है इससे क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है मुझे, और किसने लगवाई इसका भी पता नहीं। ये है कैलाशा एंड डरवा ट्रैक रूट्स। तो लिपू लेक 5126 लास्ट जगह है, यहाँ से क्रॉस करना होता है। और नाबीडांग उसके पास है, ओम पर्वत वगैरह का दृश्य के स्थल। मालपा 2225 जो 1998 में पूरी तरह बह गया, जिसमें प्रतिमा बेदी भी विलीन हो गई। और ये हमारा इलाका, इसको पॉज करके कायदे से देखिए, मैं जूम किए दे रहा हूँ खूब जितना हो सकता है, ताकि आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकें। ये भारत का सबसे उत्तरी गांव है, कम से कम उत्तराखंड का तो, और वहाँ पे ये आखिरी पोस्ट ऑफिस है, इसका नाम है कैलाश। ये सड़क जा रही है कैलाश को थोड़ी दूर तक,
ऊपर PWD का रेस्ट हाउस है, वहाँ तक। पीछे अपना नारायण आश्रम। यहाँ से देखिए ऐसे 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 ये यहाँ पे ये अपने राणा जी मैनेजर साहब। और ये देखिए दूर पीछे BSNL का टावर है जो किसी काम का नहीं। यहाँ पर नेपाली सिम ही चलते हैं। और दूर आप देख सकते हैं जो पीले रंग की बिल्डिंग, वो स्वामी जी ने कभी इंटर कॉलेज बनवाए थे, कॉलेजेस बनाए थे, वो इंटर कॉलेज के रूप में कन्वर्टेड है। ने डोनेट की 1940 में अल्मोड़ा से यहाँ पैदल आकर के इसका प्राण प्रतिष्ठा कराई है उन्होंने जी हाँ। पैदल ही 30-35 में मफतलाल ग्रुप से मूर्ति भेंट है ये। 62 के बाद जब चाइना आया तब रोड बनी पिथौरागढ़। ओ हाँ, उसके पहले तो कोई सड़क थी नहीं। तो ये भगवान विष्णु की नारायण की मूर्ति, ऊपर आप शंख और चक्र देख सकते हैं। द्विभुज बनी है संभवतः, गदा पद्म संभवतः, या ठीक है पद्मासन पर है इसलिए। और ये विशेष खिड़की देखिए, एक ये जो खिड़की आप देख पा रहे हैं वो ऐसी खिड़की है कि सूर्योदय में प्रथम किरण भगवान के श्रीमुख पर ही पड़ती है। यही अंतिम BSNL टावर है जो भूले से भी नहीं लगता, कभी कभी लग भी जाता है लेकिन ज़्यादा लोग नहीं। एयरटेल है वो वास्तव में नेपाल के टावर के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, यानी बहुत महंगा। यात्रा मार्ग में कहीं कहीं पहाड़ों के पीछे गांव का छोटा सा मंदिर दिखता है, कितना सुंदर लगता है। कहीं गायें दिख जाती हैं, ढोल डंगर चलते हुए। और तवा घाट के थोड़ा ऊपर ये मिला बढ़िया सा झरना, एकदम सूखा है सब कुछ पहाड़ में, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, परंतु फिर भी इतना बढ़िया झरना आ रहा है और एक पाइप भी जा रहा है। कल जिस रास्ते से हम तवा घाट से ऊपर आए हैं वो अभी गूगल मैप तक पर कहीं नहीं दिखता। रास्ता छोटा है लेकिन स्टीप चढ़ाई, और अभी कच्चा कितना है पहाड़ वो देखिए, बन ही रहा है सब उस पर। आज हम दूसरा रास्ता लेंगे जो करीब 10-15 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन पुराना होने के बावजूद उस पर ज़्यादातर जगह पे तारकोल पड़ चुका है। तो आज उसे ट्राई करते हैं। ये रास्ते में उस पर तवा घाट परियोजना भी पड़ेगी, इसका बांध भी पड़ेगा। डैम तवा घाटी परियोजना, गोरी गंगा है नाम। वहाँ तक गोरी भी थी, यहाँ लोग पानी रुकते पानी कितना हरा हो जाता है, सुंदर। ये देखिए ये हमारे चालक सारथी महोदय, और ये देखिए धौली गंगा पावर स्टेशन बांध परिसर। इससे एक छोटी सी सुरंग आ गई, अब हम पार निकल लिए। और फिर ये हमारे सारथी जी, क्या आप सूखा झरना देख रहे हैं? ज़रूर। फिर नीचे लैंडस्लाइड देखिए और फिर सूखापन देखिए। ये धौली गंगा प्रोजेक्ट के ठीक नीचे का हिस्सा है। और ये सड़क देखिए, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा। तवा घाट का इलाका दुर्गम तो है ही भाई। यह है धौली गंगा प्रोजेक्ट के बांध की दीवार, उस पर पानी रोक लिया गया है, थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है, ये नीचे आ रहा है। इससे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। धौली गंगा पर ये है वो पुल जिसको क्रॉस करके कल हम गए थे उधर ऊपर ये, और आज लौट के आए हैं दूसरे रास्ते से। 1.5 घंटा शुद्ध लगा लौटने में तवा घाट को। धौली गंगा के महाकाली के किनारे किनारे बकरियों का रेवड़, ये भारतीय बकरियां हैं। और उस पार तो कोई सड़क बनी नहीं है, अगर बनी होगी और उधर बकरियां होंगी तो वो नेपाली बकरियां होंगी। दोनों में ही बोलती हैं, या हो सकता है कुछ अंतर होता है। उस पर नेपाल, महाकाली और ये अपना पुल। इस पर तो कुछ ऑन प्रोग्रेस, वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो ये लाल फीता लगा के रोक दिया गया है। जब काट पीट लेगा, सड़क बना लेगा तो खोलेगा, तब चलेंगे।
बड़ा शहर, हालांकि थोड़ा बाईपास किया फिर भी काफ़ी कंजस्टेड है। ये तो एक ही मेन रोड है, उसी में से ट्रक बस से लेके छोटी गाड़ी सब तक गुजरती है। बाईपास आए हैं तो कुछ बेटर है। मित्रों, अब तक की इस यात्रा का विवरण मैंने इस प्रकार दिखाया कि इसमें मैंने कब क्या क्या किया, लेकिन आपकी रुचि ये जानने में भी होगी कि जब आप कभी इधर आएँ, इधर का प्लान बनाएँ, तो आपके लिए क्या डोंट्स हों, क्या डूज़ हों, यानी क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, क्या तैयारी रखें, किस चीज़ को अवॉइड करें, क्या इधर गैर कानूनी है, किसका विशेष ध्यान रखना है। तो अगर ये सब भी जानना चाहें तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो ही बना दूं। आपको मोटे तौर पे एक तो नेपाल जाने के नियम समझने ज़रूरी हैं, क्या क्या इवन करेंसी नोट भारत की कौन सी ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, और अगर ले गए तो क्या हो सकता है, ये सब। और चूँकि नेपाल से सीमांत लगा हुआ है तो संचार सुविधा यानी सिम के बारे में भी आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये। और अगर नारायण आश्रम से भी और उत्तर जाना चाहें तो भारत में भी आगे बढ़ने के लिए एक अलग से परमिट लेना पड़ता है। पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, वीज़ा तो अपने देश में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक परमिट लेना होता है, इसका नाम है इनर लाइन परमिट। तो ये सब भी अगर जानना चाहें तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि ये सब इंक्लूड करते हुए मैं एक अलग एपिसोड ही बना दूं।